हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी वंस अगेन। और अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन जो है, एक बार हम पहले भी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। जो टॉपिक था, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सैयद अहमद खान के ऊपर, इनके बुक्स के रिलेटेड, एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो मैंने बुक्स लिखी थी यहाँ पे उनके ऊपर भी। और जो अभी हम जो आगे का जो डिस्कशन कर रहे थे, वो कर रहे थे हम वैन हेस्टिंग्स के ऊपर। यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, और ड्यू टू टेक्निकल रीजन कुछ प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाया था। तो यहाँ से आगे जो है हम एक और पार्ट इसका बना रहे हैं, और इस एक पार्ट में जो है ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो है आज जो हमारा जो डिस्कशन अभी इस चैनल में चलेगा वो चलेगा हेस्टिंग्स के बारे में। तो वैन हेस्टिंग्स क्या थे? वैन हेस्टिंग भी एक गवर्नर जनरल थे, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पहले ऐसे जनरल थे जिन्होंने जो एक सिस्टम क्रिएट किया था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है इन्होंने क्रिएट किया था। किस बेस पे? अंगोलो इंडियन सिक्योरिटी के बेस पे एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाया है। तो वैन हेस्टिंग के बारे में जो है ये इंग्लिश स्टेट्समैन थे, वॉन हेस्टिंग्स। जो इनका जन्म हुआ था 1732 में, और 1818 में जो है इनका डेथ हुआ था। वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ सिविल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो ये इनके बारे में कि वैन हेस्टिंग क्या थे, और इन्होंने ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज द बेस ऑफ अंगोलो इंडियन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी, जिन्होंने सर्व किया था एज ए गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी। पूछ सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिन्होंने सर्व किया था एज ए प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी जो थी, उसमें कौन जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल था? तो वैन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इन कब से कब तक? 1772 टू 1785 तक ये जो थे वहां पे गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास पर्सन है, उनके बाद बारे में बात करते हैं, वो है कॉर्नवेलिस। कॉर्नवेलिस जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिनके बारे में भी डिस्कशन करना ज़रूरी था। तो कॉर्नवेलिस जो है ये भी अपॉइंटेड थे। कब अपॉइंट हुए थे? 1786 में। 1786 टू सर्व एज बोथ कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी। ये बोथ थे, कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश भी थे, ब्रिटिश इंडिया, एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। तो ये प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम भी थे और कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश भी थे। ये पूछ सकते हैं कि कौन थे दोनों इसमें। तो जो कॉर्नवेलिस जो हैं ये कब अपॉइंट किए गए थे? 1786 में अपॉइंट किए गए थे। और क्या थे ये कमांडर इन चीफ थे और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी थे, किसमें? ऑफ फोर्ट विलियम में। आल्सो नोन एज द बंगाल प्रेसिडेंसी भी इसको बोला जाता है। ही ओवरसा द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मच ऑफ पेनिनसुला इंडिया, सेटिंग द स्टेज फॉर द ब्रिटिश राज। तो इन्होंने भी बहुत मेहनत की ब्रिटिश राज को एस्टेब्लिश करने का इन बंगाल में। तो इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। हमारे लिए तो सही नहीं था, लेकिन इन लोगों के लिए सही था। तो यहाँ पे इनका एक और पॉइंट बनता है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन। एक हिस्टोरियन से पूछ सकते हैं कि जो हमारे जो ये थे कॉर्न विलन जो थे, जो उनके बारे में जो हिस्टोरियन जो थे, लॉर्ड डनफोटा जो थे, और डू डुपॉन्ट, जैरी डुपॉन्ट जो थे, वो कॉर्नवालिस was responsible for laying the foundation for British rule throughout India and setting standards for the service, courts and revenue collection that remained remarkably unaltered almost to the end of the British era। तो इन्होंने भी जो एक चीज की हुई थी वो क्या था? और इन्होंने सर्विस जो है वो स्टार्ट किया था, स्टैंडर्ड सर्विस, कोर्ट्स का एंड रेवेन्यू जो है कलेक्शन का, दैट रिमाइंडेड। और ये ब्रिटिश एरा, जब तक ब्रिटिश एरा चल रहा था तब तक ये चीज़ें हो रही थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे हम और ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मैं बार बार वीडियोस पे अपने बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 था, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ
वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी, उस टाइम पे वाइस रॉय कौन था। तो उस टाइम पे वाइस रॉय जो था डफरीन जो था वाइस रॉय था। बड़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन वाइस रॉय था, तो वाइस रॉय जो था वो डफरीन जो उस टाइम पे था वाइस रॉय था। ऑकलैंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, डफरीन के बारे में हो गया कि ये फर्स्ट वाइस रॉय था उस टाइम पे। कर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे और एरबन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या थे, ताकि छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों को मिलेंगे। और छोटे छोटे कंसेप्ट से जो क्या होगा आने वाले टाइम पे जो भी अपकमिंग पेपर्स होता है तो एक आइडिया मिल जाता है। मैंने इमेजेस भी मैं इसीलिए लगा रहा हूँ कि आपको एक कंसेप्ट मिले और आप जो है चीज़ों को इजीली जो है ग्रैप कर पाओ और माइंड में कंसेप्ट रहे और जो भी ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर पाओ। तो लॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डफरिन सर्व एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सर्व कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय फ्रॉम कब से कब तक रहे थे 1884 टू 1888 तक ये यहाँ पे वाइसराय रहे हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द थर्ड बर्मस वार लीड टू, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बर्मस वार वगैरह ये वो कि उन्होंने वो कर दिया और इंडिया रूल्स वहां पे स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इनका उतना नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका बनता है कि जब कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड हुई थी तो उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे, तो वाइस रॉय जो थे डफरिन थे। और डफरिन कब से कब तक रहे 1884 टू 1888 तक जो है डफरिन जो है वो वहाँ पे गवर्नर जनरल बने रहे। और इसमें अब डफरिन जो है उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी अभी नई नई थी, तो ये उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये पूछ सकते हैं कभी भी कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला है, तो डफरीन जो है उन्होंने बोला था। एंड अरविंदो घोष जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलते थे एज ए बैगिंग इंस्टीट्यूट। तो ये खैर ये पॉइंट तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन एक दो पॉइंट है जैसे डफरीन कॉल्ड द कांग्रेस एज ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ये पॉइंट भी पूछ सकते हैं कि कौन था जो फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोलता था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो डफरीन जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोलता था। और फर्स्ट वाइस राय कौन था जब कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी, तो उस टाइम पे डफरिन थे। और ये जो कांग्रेस पार्टी जो है एस्टेब्लिश हुई थी उनका फाउंडर कौन था, तो उनके उनके जो फाउंडर जो थे फादर, जिनको फादर भी बोलते हैं ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो थे एलन ऑक्टम होम। ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे भी थोड़ा सा फोकस आपको करना है कि फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, वो है एलन ऑक्टम होम। तो ये कब से कब तक थे इनका जो पैदा हुए, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ओ ह्यूम क्या थे, तो ओ ह्यूम जो थे फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। जो क्वेश्चन बने हुए हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, इस पे क्वेश्चन बना है। और डफरिन जो है आईएनएस ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कौन बोलता था, और कांग्रेस का जो फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कौन था, तो ये एलन ऑक्टेम ह्यूम जो है ये उनके फादर थे, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद हम करते हैं लॉर्ड कर्जन के बाद। तो ये ऊपर इमेज लगाई थी मैंने डफरिन की, ये डफरिन की इमेज है। और ये जो इमेज है ये कर्जन का इमेज है। तो कर्जन के बारे में भी जानना जरूरी है। इनका कर्जन जो थे उनका पूरा नाम था जॉर्ज नेथनल कर्जन। ये फर्स्ट मार्कस थे कर्जन ऑफ कैंडला स्टोन। और ये कब रहे, कब पैदा हुए, कब इनका था 11 जनवरी 1859 और 20 मार्च 1925। 1925 was known as commonly as Curzon, was a British statesman थे who served as Viceroy of India from कौन सी डेट से रहे 1899 टू 1905। 1905 तक जो है ये वाइसराय रहे। जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो ये भी उस टाइम पे इनका रोल था। ही इज वेल रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री फॉर हिज कंट्रोवर्शियल डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल इनटू प्रोविंस। तो ये पॉइंट्स अभी हम आगे आने वाले टाइम पे डिस्कशन करेंगे। अभी जो है अभी सिर्फ आपको इनमें से बेसिक पॉइंट याद रखने हैं कि कर्जन जो थे वो कब से कब तक वाइसराय रहे, ठीक है। और दूसरा जो है ये 1899 टू 1905, और इनका क्या रोल था पार्टीशन ऑफ जो बंगाल हुआ था, ठीक है। और ये कब आए थे, ये दिसंबर 30 1898 में जो है ये यहाँ पे जो है इंडिया में मुंबई में जो है वो आए हुए थे। तो इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट आल्सो।
तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ही ज़्यादा फोकस रखना हमें। बाकी थ्योरेटिकली तो इतना कोई हमें थ्योरेटिकल एग्जाम तो देना नहीं वहाँ पे, कि आपको थ्योरेटिकली पॉइंट याद रखने हैं। बस जस्ट एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स की कौन क्या बोल रहा था, कौन कैसे क्या बोल रहा था। जैसे प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको क्या बोलते थे, राजा मोहन राय जो थे उनको क्या बोलते थे, रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते थे, ब्रिटिशर क्या बोलते थे। तो वो पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो आने वाले डेज में जो है आपको बेनिफिट दे सकते हैं। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट एक जो वो है, ये एरवन। एरवन का जो समय था ना, इस समय में बहुत सारी चीजें हुई है, और बहुत सारी चीजें जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, इन सब चीजों पे हम ना ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, और ये जरूरी है कि हम ब्रीफली डिस्कशन करें। और इसमें हमारे पास बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो कवर होंगे, तो आने वाले डेज में देखते हैं, लेट्स सी। तो इनका था ऑन अप्रैल 3 1926 एरविन वाज अपॉइंटेड 30th वाइस रॉय। ये कौन सा वाइस रॉय थे, ये 30वें वाइस रॉय थे, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। दिस वाज द मोस्ट टर्मलेटस पीरियड फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो ये वो समय था उस टाइम पे, टर्मलेटस पीरियड जो था फॉर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इम्पोर्टेंट इवेंट्स वेर, और इसके टाइम पे ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हुए थे, जैसे विजिट ऑफ सैमन कमीशन। सैमन कमीशन जो है आपने बहुत सुना भी है, सैमन कमीशन, गो बैक समथिंग, कहीं पे भी आज भी कुछ है तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। और फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी, कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुआ, फिर वो रिजेक्ट हुआ, उसमें क्या पॉइंट्स रखे गए थे, फिर जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे, मर्डर ऑफ सैंडर्स इन 1929, जो सैंडर्स का मर्डर हुआ था इन 1929 में, बॉम्ब थ्रोन इन असेंबली हॉल इन दिल्ली बाय भगत सिंह, ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ये भी इसी के दौरान हुई थी। फाउंडेशन ऑफ एसआरए, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, जो है उनका डेथ कैसे हुआ। भगत सिंह इनको बहुत मानते थे, और इनका जो डेथ हुआ था वो एक प्रोटेस्ट चल रहा था, और प्रोटेस्ट में इनको एक लाठी जो है सर पे बजी थी, और वो गंभीर चोट उनको आई थी, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया था। और भगत सिंह काफी इंस्पायर थे लाला लाजपत राय से, तो उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें की, जैसे उन्होंने जो बम थ्रो किया अपना बात पहुंचाने के लिए, तो बहुत सारी चीजें जो उन्होंने की है। और फिर एक्सक्यूशन ऑफ भगत सिंह हुआ, राजगुरु एंड सुखदेव 1931 में, फिर चित्तागोंग गोंग 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 आर्मरी जो रेड हुआ, वो उसके बारे में 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चला, दांडी मार्च 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन, एंड गांधी एरवन जो पैक्ट है वो डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन में ये पॉइंट उठाया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज जो है वो मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी आने वाले उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ये अभी छोटा सा एक वीडियो बन रहा है, जो छोटे से पॉइंट्स इनमें हमने दिए हैं, तो इन पॉइंट्स के बारे में हम अभी आगे आने वाले टाइम पे डिस्कशन करेंगे। आई होप दैट कि आपको ये वीडियोस अभी अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने इमेज इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको इमेज याद रहे, और इमेज से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रहती है, पॉइंट्स याद रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि इमेजेस के थ्रू भी हम पॉइंट्स को रखें, और कुछ पॉइंट्स आपके पास भी ऐसे रहते तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप अपने जितने भी जो भी कमेंट्स है वो शेयर कर सकते हो हमसे। तो आने वाले अपकमिंग डेज में धीरे धीरे हम अपना सफ़र जो है वो बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो इसी के साथ में अभी जो है सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, और सब लोगों का धन्यवाद वंस अगेन, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। इसी के साथ अभी हम एक नया जो सेशन अभी स्टार्ट करेंगे, वो करंट अफेयर्स पे शुरू करेंगे। और अभी मेरा ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी 1 मंथ के अंदर अंदर जो है कुछ पेपर्स होने वाले हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आपको बेनिफिट्स करेंगे। अगर पूरा लेक्चर हम देंगे तो मे बी उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे लेक्चर बना के छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं, और आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और जो भी इंफॉर्मेशन अभी हम ले रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक के तहत जो है
जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो जो भी कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक लगता है या कुछ ऐसा है तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में अपनी बातें रख सकते हो, और हम उसी पे जो है अमल बनाएंगे, या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो हम उस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ में आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस वंस अगेन, और आप अपनी तैयारी जो है वो उसको कंटिन्यू रखें, और हम भी अपना जो प्लेटफॉर्म जो हमने स्टार्ट किया उसको हम कंटिन्यू रखें। धन्यवाद, थैंक यू।